ऑडिटर्स और इकोनॉमिक्स तैयार करने वाले जो उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चयन किया है किसी भी एग्ज़ाम में, अभी चूँकि बीपीएससी में ऑडिटर के लोग हैं बहुत परेशान दिखते हैं। परेशान तो हैं, परेशानी का एक बार कारण यह नहीं कि इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट है। परेशानी का कारण यह है कि आप लोग में से बहुत लोग लेट जागे हैं। आप लोग में खुद का कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका हो जाएगा, और आप लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं कट ऑफ ये जाएगा। तो ये सारी बातों से पहले बाहर निकले तभी आप कभी किसी कमीशन की तैयारी करते हैं। क्योंकि जब आप कमीशन की तैयारी, जैसे कोई कमीशन की तैयारी करते हैं या कोई भी व्यक्ति की एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई बहुत सारी लड़कियों का सपना होता है कि हम डांस सीखें, लेकिन सीखने से पहले उसे डांस का एक भी स्टेप नहीं आता है। डांस करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है तो डांस सीख जाती है। उसी तरीके से किसी को अगर गाना सीखने का शौक़ होता है, बजाने का शौक़ होता है, तो शुरुआती दौर में वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है कि हम सीख जाएंगे तो अच्छा गाना गाने भी सीख जाता है। मैंने भी अपना बता रहा हूँ, हमें अपना कुछ भी गाने बजाने का एक भी लाइन नहीं आता था, लेकिन हमें कुछ था कि हमें इंस्ट्रूमेंट से लगाव था, जिसे प्यार कहते हैं, है ना। और जिस कारण से हमने अपना एक पियानो खरीदा और थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसे सीख भी गया। तो इस तरह से विद्यार्थी, खासकर इकोनॉमिक्स जो पढ़े हैं वो तो चलिए ठीक है, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं वो बहुत डरे रहते हैं कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डायग्राम्स होंगे, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस होंगे, इक्वेशन में इकोनॉमिक्स एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इस तरह से पूर्वाग्रह यानी कि अपना पूर्वानुमान लगा लेते हैं। पहले इससे बचिए, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था तो उसमें मालूम था, और कुछ लोग तो सोच समझ के इकोनॉमिक्स से चयन लिए, कुछ लोग बोले कि इकोनॉमिक्स ही रखना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैथमेटिक्स था फिर भी इकोनॉमिक्स के चयन किए, उनको लगा इकोनॉमिक्स आसान है। कुछ लोग स्टैटिक्स वाले भी इकोनॉमिक्स रखे, कुछ लोग अकाउंट्स वाले भी इकोनॉमिक्स रखे। अब देखिए, अकाउंट्स वाले इकोनॉमिक्स रखे, उसको चूंकि अकाउंट्स पढ़ते फिर भी लगता नहीं अकाउंट्स में हम ऑप्शनल पेपर नहीं चयन कर पाएंगे, हम इकोनॉमिक्स रख लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स रखने के बाद जब फॉर्म भरे तो पढ़ाई शुरू नहीं किए उस वक्त, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थी मैथ का कोई भी फार्मूला बना देते हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाने में सक्षम रहते हैं, फिर भी उन्हें डर लगता। तो इस डर से बाहर निकलिए। पहली बात तो समझिए कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ का कुछ ग्राफ्स आपको पढ़ना है और उसको समझना है, ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको जो है कमीशन को जवाब देना है। कमीशन यानी कि जो आयोग है उसको पढ़ाना नहीं है, ये बात याद रखिए। तो दूसरी बात, पेपर 1 में ही ना आपको ग्राफ की समस्या होती है, ग्राफ है, पेपर 2 में बहुत सारा डेटा है। तो डेटा जहाँ ज़रूरत होगा वही ना डेटा आप डालिएगा, जहाँ पर डेटा की ज़रूरत ही नहीं आपका वो परेशान है। आप क्यों परेशान है? इसलिए कि सर डेटा बहुत देना पड़ेगा, ग्राफ किताब माइक्रो को उलटते हैं, मैक्रो उलटते हैं, पढ़ने से पहले मान लेते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट, हमसे नहीं होगा। पहले इन सभी बातों से बाहर निकले और शुरुआत करें। शुरुआती दौर में चूँकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़े हैं, समस्याएं तो आएगी, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? मेहनत। मेहनत अगर आप करते हैं, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है कि हम आपको या आपके पेरेंट्स या आपके कोई गुरु आपको दे दें कि आप सीख जाएंगे, ऐसी तो कोई चीज़ बनी ही नहीं है। अगर ऐसी चीज़ बनती तो सबको सिखला देते। कोई भी गुरु, कोई भी आपके सीनियर्स आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आप ही को हो उस पथ पर है। तो इकोनॉमिक्स जो भय लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसको निकालिए और सिस्टमेटिकली चीज़ों को पढ़िए। ग्राफ से डरिए नहीं, ग्राफ आपको बनाना नहीं है, थोड़ा सा ग्राफ का एप्लीकेशन थोड़ा सा है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में और थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं और लिखते हैं, और लिखने की क्षमता तो होनी ही चाहिए, और लिखने की क्षमता अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हम तो क्या, कोई भी आपको तुरंत सिखाने दे, वो आप ही को मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि एक क्वेश्चन, चूँकि
जो बीए भी पढ़ते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे बच्चे बीए स्टूडेंट वाले आते हैं, पीजी वाले आते हैं, तो सबको मैं ही कहता हूँ अगर कुछ भी या तो ऑफिसर बनना है या तो प्रोफेसर बनना है, आपके अंदर लिखने की क्षमता होनी ही चाहिए, आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो हो या बुक्स हो, बुक्स को भी 4 लाइन पढ़ते हैं, फिर एक छोड़े यहाँ से कुछ नहीं होगा, एग्जाम्पल वगैरह नहीं पढ़ते, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग लेक्चर भी सुनते हैं तो आगे स्क्रॉल करके सुनते हैं। सुनने की क्षमता और लिखने की क्षमता और इच्छा शक्ति, ये 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है कमीशन के लिए फिट हैं, तभी आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फिट है। खासकर यदि आपने सपना देखा कि हमें गैजेट ऑफिसर बनना है, क्योंकि जब आप ऑफिसर बन के जाते हैं तो पूरे एरिया का, पूरे ज़िला का आपके कंधे पे भार होता है। तो आपके अंदर एक गुण रहेगा, तभी तो आप सभी चीज़ों को देख पाएंगे, तभी तो आप सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। दूसरी बात है, इकोनॉमिक्स एक कंसेप्चुअल पेपर है, एक जो है डायनेमिक पेपर्स है। तो डायनेमिक मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है या फिर पब्लिक फाइनेंस है, उसमें तो चेंज होता ही है, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखते होंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है, डायरेक्ट पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आयोग में। तो आप जो है इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो इसका अप्लाइड पार्ट पढ़िए, अप्लाइड सीख एप्लीकेशन, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो इसका क्या यूज है। तो बहुत सारे व्यक्ति, जैसे हैरोडोमर ही आपको पढ़ना है तो हैरोडोमर लिख दिए, हैरोड अलग हैं, डोमर अलग हैं, दोनों का इक्वेशन रट गए, लिख दिए, लेकिन आप समझने का प्रयास नहीं किए कि हैरोडोमर कहना क्या चाह रहे हैं। तो जब आप अपने आंसर लिखते हैं हैरोडोमर मॉडल, तो आप जानते हैं कि भारत का पहली पंचवर्षीय योजना हैरोडोमर मॉडल पर आधारित था, ताकि हैरोडोमर मॉडल में ऐसा क्या था, तो उसमें अगर हम आंसर लिखते हैं तो हैरोडोमर मॉडल की भूमिका भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हैरोडोमर का एप्लीकेशन क्या है, क्या वो कहना चाहते थे। जैसे आप क्लासिकल मॉडल ही पढ़ते हैं, आप लोग चूंकि इकोनॉमिक्स में तो मान रहा हूँ आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं मेरी भाषा समझ रहे होंगे। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना है आपको, केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना है आपको, या मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना है आपको। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम नहीं है। अगर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं। तो पहले चीज़ों को समझिए, और सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और जब पढ़ते हैं, चूँकि जो विद्यार्थी नए स्टूडेंट हैं, मैं उसके बार बार कहता हूँ कि आप अगर इकोनॉमिक्स कुछ नहीं जानते हैं तो जो भी 12th का इकोनॉमिक्स है उसको एक बार उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने। चूँकि मैक्रो में तो जो पढ़ना आप लोग का है क्लासिकल है, केंसियन है, और भी थ्योरी ऑफ डिमांड का जो है इन्फ्लेशंस है, बिजनेस साइकिल्स भी आपको पढ़ना है, एक्सचेंज, ये सब चीज़ें आपको जो है 12th में पढ़ना ही नहीं है। 12th में माइक्रो का पार्ट मिल जाएगा, दूसरा एक नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग को अगर 12th वाले बुक से पढ़ लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा, और आपके सारे क्वेश्चन तो नहीं, कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि उसमें भी 3 तरह की चीज़ें होती है। तो आपका जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग से जो है आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन का मतलब जीडीपी और जीएनपी का कंसेप्ट को समझ सकते हैं, लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है उसको समझने में आप असक्षम हो पा जाते हैं। तो आप जो है हिस्टोरिकल, इसके अगर हिस्टोरिकल पार्ट में जाना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में क्या है कि आपको जो है थोड़ा सा जो है अलग बुक्स को देना होगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, अगर हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि पढ़ना है तो अगर एमएल सेठ की बुक, अगर एमएल सेठी की भी एक बुक आती है, अगर आपके पास मिल जाए तो वहाँ पे उसको मिल जाएगा, या एमएल झिंगन वाला में भी किताब में अच्छी से दिया हुआ है, या राणा एंड वर्मा की किताब आती है, सब इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक है, सॉरी इंडियन ऑथर्स की बुक है, जिसमें आपको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्लियर। तो आई थिंक मेरा ये जो सजेशन हर दिन की तरह है आपको आगे की तैयारी में मदद करेगा। अगले दिन मैं फिर कुछ शब्दों के साथ मिलूंगा। थैंक यू।